तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ओबी लू के साथ फाइट कर रही थी, पर लेकिन लू को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी नशे में थी। दूसरी तरफ शिन सोच रहा था कि मेरे को तो लगा था कि मेरा काम ऑलरेडी तमाम है, पर लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ। दूसरी तरफ लू हम लोग को जब डॉच कर रही थी, उसकी जो चोटी है वो सीधा ओबी को लगती है एंड वो सोचने लग जाती है कि वो कितनी ज्यादा लकी है। एंड शिन चिल्ला रहा होता है कि प्लीज फाइट को सीरियसली लो, पर तभी एकदम से ओबी लू को एक किक मारती है जिसे देख के शिन घबराने लग जाता है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो लू है वो तो हंसना शुरू कर देती है, मानो कि उससे उसको कोई फर्क ही ना पड़ा हो। एंड फिर वो अपना मेडिसिन वापस से पीना चालू कर देती है, जिसे देख के ओबी काफी गुस्से में आ जाती है एंड एकदम से उस पर लगातार हमला चालू कर देती है। पर लेकिन जो लू है वो एकदम से उसके मुंह पे किक मारती है, जिसको खाने के बाद ओबी उसको बोलने लग जाती है प्लीज मेरे को मारने का और भी ज्यादा ट्राई करो, क्योंकि इतना ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे को आज से पहले कभी नहीं हुआ। जिसपे लू बताने लग जाती है कि वो किसी को भी मार नहीं सकती बिकॉज वो उनका फैमिली रूल है। एंड ये सुनने के बाद ओबी उसको बेवकूफ बोलने लगती है बिकॉज साकामोटो की फैमिली में बस 3 ही मेंबर्स हैं। एंड ये सुनने के बाद लू का दिमाग खराब हो चुका था। वो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो एकदम से उसके पैर को पकड़ लेती है एंड उसके मुंह पे एक काफी पावरफुल सा पंच मारने वाली थी, जो कि चेहरे के पास पहुंचते ही एकदम से रुक जाता है बिकॉज उसका नशा उतर चुका था। एंड वो पूछने लग जाती है कि आखिर वो लोग हैं कहाँ पे। एंड दूसरी तरफ ये देखने के बाद शिन की एकदम फट जाती है एंड वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ जो ओबी है वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है बिकॉज आज से पहले किसी ने भी उसको इतना ज्यादा पुश नहीं किया था एंड ऊपर से लू ने तो उसको अभी के अभी मॉक किया। पर लेकिन वो कुछ ज्यादा ही खुश होती है बिकॉज लू कुछ ज्यादा ही कमाल की थी एंड वो उसका दोस्त बनना चाहती थी, जो देख के दूसरी तरफ किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जिसका पूरा वेट कम हो चुका था एंड ये देखने के बाद बॉयल्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है एंड वो क्वेश्चन करने लग जाता है इस बारे में। पर लेकिन स्टिल बॉयल्ड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था बिकॉज साकामोटो की जो फैमिली है वो अभी भी उन्हीं के पास थी। जिसपे साकामोटो बोलने लग जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे भी मैं भरोसा करता हूँ। एंड वो एकदम तेजी से बॉयल्ड पे हमला कर देता है एंड दोनों के दोनों दीवार तोड़ते हुए नीचे गिरते हैं। पर लेकिन स्टिल जो साकामोटो है वो अपने हमले जारी रखता है। बॉयल्ड समझ पा रहा था कि जो साकामोटो के हमले हैं वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं एंड एकदम से वो अपने रॉकेट पंच का यूज करता है। एंड दूसरी तरफ जो साकामोटो है वो भी पीछे नहीं हटता एंड एकदम से अपने पंच का यूज करता है। पंच के टकराते ही बॉयल्ड का जो मशीन था वो पूरा का पूरा टूट जाता है एंड यहाँ पे जो साकामोटो है वो बॉयल्ड पे एकदम भारी पड़ने लग जाता है। बॉयल्ड एकदम से अपने एक्सप्लोजिव्स का यूज करता है, पर लेकिन उनका भी कोई फायदा नहीं था बिकॉज साकामोटो उन्हीं को पकड़ लेता है। बॉयल्ड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो साकामोटो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि काफी टाइम पहले ही उसने क्विट कर दिया था। तभी साकामोटो बताने लग जाता है कि बॉयल्ड तुम सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर लेकिन सच बताओ तो मैंने काफी टाइम पहले ही अपने स्ट्रेंथ का यूज करना बंद कर दिया था लोगों को परेशान करने के लिए। अभी मैं अपने स्ट्रेंथ का यूज करता हूँ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके कारण मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड वो एकदम से बॉयल्ड के सामने पहुंच जाता है एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों उड़ते हुए एकदम फेरिस व्हील में पहुंच जाते हैं, जहां पे बॉयल्ड बोलने लग जाता है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड इसी के साथ वो हार मान जाता है। एंड तभी हमें आओई को दिखाया जाता है जिसकी नींद खुलती है एंड करंटली वो सभी लोग बेंच में होते हैं। वो शिन से पूछने लग जाती है कि आखिर वो लोग यहाँ पे कैसे है, क्योंकि वो लोग तो हॉन्टेड हाउस में थे ना। जिसपे शिन एकदम बहाना मारने लग जाता है कि वो सभी लोग थक गए थे, शायद इस वजह से वो लोग करंटली यहाँ पे है। उसको भी खुद को भी कुछ ज्यादा अच्छे से याद नहीं। एंड तभी आओई उसके कपड़ों के बारे में एंड साकामोटो के बारे में पूछने लग जाती है, जिसपे शिन बहाना मारना शुरू कर देता है एंड वहां से निकल जाता है साकामोटो को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग फेरिस व्हील से निकलते हैं, वहां पे लेडी उनसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम लोग ठीक हो, आखिर यहाँ पे हुआ क्या। जिसपे बॉयल्ड बोलने लग जाता है कि लेडी कभी भी किसी बंदे से ये मत पूछना कि आखिर उसे चोट कैसे लगी। जिसपे वो लड़की बोलने लग जाती है आखिर इसका पैसा कौन भरेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो अपनी फैमिली के लिए मीट बंस ले रहा था एंड यहाँ तक कि वो बॉयल्ड को भी एक मीट बन शेयर करता है। तभी बॉयल्ड बोलने लग जाता है कि किसने ही सोचा था कि तुम एक फैमिली गाय बन जाओगे। पर लेकिन तभी वहां पे शिन की एंट्री होती है एंड वो साकामोटो को वापस से पतला होकर देख के एकदम शॉक हो जाता है। वो वापस से एकदम एक फैन बॉय बन जाता है एंड उसकी फोटोज क्लिक करने लग जाता है, जो देख के साकामोटो इतना भी ज्यादा खुश नहीं होता। तभी बॉयल्ड पूछने लग जाता है कि आखिर तुम बाउंटी क्या करने वाले हो, क्योंकि जो कंपनी है वो और भी असैसिन्स भेजते रहेगी जब तक तुम मारे नहीं जाओगे। पर साकामोटो कुछ बोलता उसके पहले ही हम लोग उसकी आंखों में डर देख पाते हैं बिकॉज उसके सामने वहां पे आओई आ चुकी थी एंड उसने बाउंटी के बारे में सुन लिया था एंड वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी अब। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों ही आओई के सामने होते हैं एंड यहाँ पे बॉयल्ड सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे फंस गया। एंड जब उसे पूरी सच्चाई के बारे में पता चलता है तब वो बॉयल्ड को भी डांट देती है, यहाँ तक कि वो साकामोटो को फैमिली रूल 6 के बारे में भी याद दिलाती है, जहाँ पे उनको एक दूसरे को सारे सीक्रेट शेयर करने होते हैं। एंड क्योंकि पूरी चीजें सेटल हो चुकी थी इस वजह से वो बोलती है कि चलो परेड देखने चलते हैं। एक तरफ वो लोग परेड एंजॉय कर रहे थे एंड दूसरी तरफ शिन साकामोटो से पूछने लग जाता है कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। जिसपे साकामोटो बताने लग जाता है कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर मेरे सर पे बाउंटी किसने लगाई है एंड उसके बाद हम लोग उस पर्सन से जो बाउंटी है उसको वापस से विड्रॉल करवाएंगे। जो सुन
के ओबी बताने लग जाती है कि ये काफी ज्यादा हार्ड चीज होगी, बिकॉज जो बाउंटीज है वो जेएए मैनेज करती है, इसलिए क्लाइंट का पता लगाना पॉसिबल नहीं है। एंड तभी वो बात करने लग जाते हैं, शायद उनका जो बॉस है उसको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जिसपे शिन उसके बॉस की डिटेल्स मांगने लग जाता है, पर लेकिन उनको इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसके कारण वो लोग यूजलेस थे। एंड उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनको हेडक्वार्टर के लोकेशन के बारे में भी नहीं पता, जिसपे साकामोटो बताने लग जाता है मेरे को एक लोकेशन पता है जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकामोटो अगेन मोटा हो चुका था, एंड ये चीज के कारण जो शिन है वो कुछ ज्यादा खुश नहीं होता। फिर वो लोग एक सुनसान से वीडियो रेंटल शॉप में पहुंचते हैं, जहाँ पे शिन को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जिसपे साकामोटो बताने लग जाता है कि इस जगह पे उनको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी मूवी के तौर पे। उसके बाद वो लोग डोंडेंकाई की पूरी इन्फॉर्मेशन छान लेते हैं, मेरा मतलब मूवी देख लेते हैं, जहाँ पे शिन तो पूरे नोट्स ले रहा था, साकामोटो सो रहा था, एंड जो लू है वो इमोशनल हो रही थी। एंड इसे एक मूवी के लिए साकामोटो को ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। एंड ये देखने के बाद शिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, एंड उससे पूछता है कि आखिर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, जिसमें साकामोटो बताता है कि मेरे पहले के टाइम के ही पड़े हैं। जैसे वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे, कैशियर साकामोटो से पूछने लग जाता है कि क्या तुम हमारी दुनिया में वापस आ रहे हो, बिकॉज मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा ध्यान से रहने का, क्योंकि बाउंटी के पीछे कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्व है जिसके साथ तुम पहले ही काम कर चुके हो। एंड ये सुनने के बाद साकामोटो पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, जिसपे वो बंदा बताने लग जाता है कि मैं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मूवी अब तक अवेलेबल नहीं है। तभी हमें नागामो को दिखाया जाता है जो कि कुछ बंदों के साथ डिनर कर रहा था, जिनमें से एक पूछने लग जाता है कि तुम साकामोटो से मिले थे ना, जिसपे नागामो ऐसा एक्ट करने लग जाता है कि वो क्या बोल रहा है उसे कुछ भी नहीं पता। जो सुनने के बाद उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, एंड वो एकदम से नागामो पे हमला करता है, जिसको कि नागामो ब्लॉक कर लेता है, एंड उसे बोलने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है। एंड वहाँ पे जो दूसरा बंदा था वो एकदम से शेफ को बुलाता है, एंड उसको स्टैप करने लग जाता है, बिकॉज उसके खाने में ऑनियन था। एंड तभी वहाँ पे एक बुढ़े की एंट्री होती है, जिसका नाम लेरिया है, एंड वो जेए की तरफ से आया होता है। एंड तभी हमें पता चलता है कि वो चारों के चारों जो बंद हैं वो द ऑर्डर से हैं, एंड बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं ऑर्डर के वो अब तक आए नहीं है, या फिर ये बोला जाए कि वो कभी आते ही नहीं है। एंड तभी वो बुढ़ा एक फोटो रखता है एंड बताने लग जाता है कि कैसे जेए के कई जो हिटमैन्स है उनको मारा जा रहा है, एंड साथ ही साथ दीवार पे एक एक्स लिख दिया जा रहा है उनके खून से। एंड वो अब तक 100 से भी ज्यादा हिटमैन्स को मार चुका है, जो कि काफी ज्यादा कंसर्निंग बात है, जिसके कारण वो उन चारों को ये मिशन देता है इसका ख्याल रखने के लिए। आखिरकार वो लोग द ऑर्डर से जो है, एंड तभी हमें साकामोटो एंड उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो कि डोंडेंकाई के हेडक्वार्टर्स के सामने होता है। अंदर जाने के बाद उनको 2 ही गार्ड्स मिलते हैं, एंड वो उन दोनों को ही ठिकाने लगा देते हैं। एंड फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सीधा बॉस के रूम में जाएंगे। ऊपर जाते जाते उनको जितने भी बंदे मिल रहे थे वो उन सभी को ठिकाने लगा रहे थे, पर लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे शांति वैसे ही बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण साकामोटो उनको चौकन्ना रहने के लिए बोलता है, क्योंकि ऊपर जाके कुछ भी हो सकता है। एंड जैसे ही वो लोग बॉस के रूम में एंटर करते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे लाशों का ढेर था, एंड उसके बीच में बैठा था नागामो। नागामो को वहां पे देख के वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर लेकिन नागामो बोलने लग जाता है, अरे यार तुमने तो मेरे को पकड़ लिया, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे डोंडेंकाई के सारे अपर मैनेजमेंट एंड यहाँ तक कि बॉस को भी खत्म कर दिया है, एंड क्योंकि मेरे को कोई भी विटनेस लीव नहीं करना, इस वजह से सॉरी, बट तुम्हें मरना होगा। एंड वो अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है, एंड शिन के पीछे पहुंच के उसके गले में सीधा नाइफ घुसेड़ देता है, पर लेकिन वो नाइफ नकली था। एंड क्योंकि वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, इस वजह से नागामो एकदम से हंसने लग जाता है एंड उनका मजाक बनाने लग जाता है, क्योंकि उनका चेहरा एकदम देखने लायक था। एंड यहाँ पे ये देखने के बाद शिन एंड लू अगेन उसको कूट देते हैं, एंड उसके बाद नागामो उन सभी को सिचुएशन एक्सप्लेन करने लग जाता है कि कैसे पिछले कुछ महीनों से कई सारे जो हिटमैन्स है उनकी डेथ हो रही है, एंड इसी के कारण जो द ऑर्डर है उसको मिशन पे भेजा गया है इन सभी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड हर एक डेथ सीन में उनको बस एक ही चीज कॉमन मिलती है, जो कि है एक्स। एंड ये सुनने के बाद शिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज एक ही बंदा इतने सारे बंदों को कैसे मार सकता है। तभी लू बोलने लग जाती है कि द ऑर्डर, इसके बारे में वो सिल्वर हेयर वाला बंदा भी बात कर रहा था, आखिर ये है क्या, जिसपे नागामो उसको एक्सप्लेन करने लग जाता है कि द ऑर्डर एक स्पेशल टास्क यूनिट है, वो भी जेएए का। एंड वो लोग डायरेक्टली जेएए को ही रिपोर्ट करते हैं, एंड उनमें से हर एक बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है एंड अपने आप में ही सबसे बेस्ट है। एंड ये सुनने के बाद शिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको इसके बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं था। एंड तभी नागामो साकामोटो को एक्स से सावधान रहने के लिए बोलता है, जो सुनने के बाद शिन एंड लू एकदम से बोलने लग जाते हैं कि वो लोग अभी के टाइम में और हिटमैन नहीं है, तो इससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड तभी नागामो ये भी बताता है कि ये जो किलिंग्स है ये तब से शुरू हुई है जब से साकामोटो का बाउंटी पोस्टर निकला है। एंड तभी हमें एक मिस्टीरियस से बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक बुक पढ़ रहा था, एंड उसके हाथों में काफी ज्यादा खून लगा था, एंड उसके सामने एक एक्स बना हुआ था। वो बोलने लग जाता है कि ये जो एक्स है ये प्रॉपर नहीं है। तभी सीन कट होता है, एंड हमें अगेन कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिटमैन खुले में आ जाता है, वो भी धमकी देते हुए। एंड क्योंकि आओई को भी अब इसके बारे में पता चल चुका था, अब वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी इतने सारे बंदों को आते हुए देख के। एंड दूसरी तरफ जो हाना है वो सभी बंदों की कुटाई के बाद उनको बैंडेज दे रही थी, एंड यहाँ पे वो बंदे काफी ज्यादा खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे। दूसरी तरफ साकामोटो नागामो की बात को याद करने लग जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा था कि अगर तुम बॉयल्ड के साथ बराबरी में लड़ रहे हो इसका मतलब तुम्हें ध्यान नहीं दिया, पर लेकिन उन 5 सालों ने तुम पे काफी ज्यादा बड़ा डेंट दिया है। साकामोटो बोलने लग जाता है कि क्योंकि हमें नहीं पता कि जो एनिमी है वो कब और कहाँ से अटैक करने वाला है, इस वजह से हम लोग बस एक ही चीज कर सकते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग बनना। जो सुनने
के बाद शिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड अपनी मेंटल ट्रेनिंग वापस से शुरू कर देता है सभी कस्टमर्स को उनकी जो चीजें हैं वो पहले ही देके। साकामोटो अपने डॉटर को लेकर साइकिलिंग में निकल जाता है एंड दूसरी तरफ इवन जो लू है वो अपनी जूस पीने की ट्रेनिंग को शुरू कर देती है। पर तभी वहाँ पे एक कस्टमर आता है जूस मांगने के लिए, पर लेकिन जो लू है वो एक बोतल उसके सर पे मारती है जो देख के आओई घबरा जाती है। पर तभी उनको पता चलता है कि वो बंदा एक असैसिन था एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है।